प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी क्लास जिसके अंतर्गत हम एमआई एंट्रेंस हिस्ट्री के लिए या फिर जो एंसेंट हिस्ट्री की तैयारी करने वाले बच्चे हैं एमआई एंट्रेंस के लिए, या पीजीटी इन यूपी पीजीटी देख रहे हो, या कोई भी इतिहास से जुड़ा हुआ, या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, या यूजीसी नेट अगर हिस्ट्री से करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी मैटर है, जो क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम आपके सामने लाए हैं। तो जो बच्चे आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, यूपीएससी की जो पीसीएस को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री से क्या पूछा जा सकता है, तो आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम ये लाए हैं। और सीधे सीधे बात लिखी हुई है इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो चार उत्तरों को देख करके, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बात करके हम लोग केवल बात करते हैं इस पर। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है ना। ये आपका चैनल है, आपको हमेशा मदद करेगा। और इसके बाद एक वीडियो हम लाते रहेंगे इसका। देखिए, मध्य पाषाण युग के बारे में क्या सही है। देखिए, मध्य पाषाण के बारे में हम जानते हैं कि ये माइक्रोलिथ कल्चर के नाम से भी इस काल को जानते हैं, यानी लघु पाषाण कालीन उपकरण। लघु पाषाणिक उपकरण यानी मैक्रोलिथ टूल्स इस काल की विशेषता माने जाते हैं। बागोर, लंगनाज, सराय नाहरनाब, सराय नाहर राय, महदहा, भीमबेटका, ये जो हैं इसके महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं और इस काल से हमें शैल चित्र भी उपलब्ध होते हैं। तो ये चारों बातें इसकी क्या हैं, सही हैं। एक बार प्रश्न पूछा कि उतनूर, पालवाय, कुपगल और बुरझोर में से नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। तो देखिए, जो नवपाषाण काल में राख के टीले हैं वो मुख्य रूप से आपके दक्षिण भारत में पाए गए हैं, ठीक है ना। तो उन्हें टेरी स्थल भी कहते हैं कुछ लोग। तो उतनूर, पलवाय, कुपगल, ये सब तो राख के टीले हैं। पर बुरझोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। यहीं से गर्तावास का छात्र साक्ष्य मिला है। मनुष्य के साथ जो है कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। तो ये बुरझोम, यहाँ से हमको राख का टीला नहीं मिला है। हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से बच्चों? धौलावीरा से, ठीक है। धौलावीरा ये जो पुरास्थल है, यहीं से हमको जल निकासी की सबसे बेहतरीन, है ना। और यहाँ से 3 नगर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से आपको हर जगहों से कितने नगर मिले हैं? 2 नगर, निचला नगर और ऊपरी नगर या दुर्ग नगर है। लेकिन यहाँ पर हमको 3 नगरों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। तो चलिए और बातें करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भाव चित्रात्मक लिपि है उस काल की लिपि, और सबसे बड़ी बात वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो अब चलिए हड़प्पा लिपि के आगे बढ़ते हैं। महाजनपद और उनकी राजधानी। देखिए, पांचाल की राजधानी कौन थी? अहिछत्रा। अब उत्तरी पांचाल है कि दक्षिणी पांचाल है? उत्तरी पांचाल की अहिछत्रा है, दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य थी। मत्स्य का क्या है? विराटनगर। तो आज वो बैराट के नाम से जाना जाता है। कौशल का क्या है? श्रावस्ती है। अब कौशल भी उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल भी है। उत्तरी कौशल आपका श्रावस्ती है, और आपका जो दक्षिणी कौशल है तो उसका कुछ लोग कह देते हैं भाई कि कुछ लोग अयोध्या से संबंध रखते हैं, कुछ लोग दक्षिणी कौशल की पहचान छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से करते हैं। तो वहाँ पे सावधानी रखिएगा, ठीक है। मगध की राजधानी क्या? पहली राजधानी गिरिवृष थी, बाद में राजगिरी हुई। अजातशत्रु के समय में नव राजगिरी हुई, उदयन के समय में पाटलिपुत्र हुई। उसी का एक नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जान लीजिएगा। सही सुमेलित में देखिए, योग की कौन है? कौन सुमेलित है सही? योग की कौन है? पतंजलि हैं। और प्रचार भी तो बहुत आता है, ठीक है। बाबा रामदेव उसी का प्रचार करते हैं। तो पतंजलि, ठीक है ना। मीमांसा, ठीक है। सांख्य दर्शन का कपिल है। तो इसमें सही सुमेलित, अब मीमांसा क्या है? कुमारिल भट्ट का है। वैशेषिक दर्शन, ठीक है। तो ये कड़ाद लिखा हुआ है। कंटक शोधक संबंधित क्या था? ये न्यायपालिका विभाग था बच्चों मौर्य काल में, ठीक है ना। एक और था धर्मस्थली के नाम से। करवाचक शब्द हैं विष्टि। विष्टि माने क्या होता है? बेगार कर। भाग माने क्या होता है? भूमि कर, जो कि 1/6 वसूला जाता था। कर क्या है? महसूल को कर कहते थे। प्रणय कर क्या है? आपातकालीन कर।
जब कोई ठीक है ना, तो युद्ध के दौरान या कोई अतिवृष्टि हो जाए तो ऐसे समय में पढ़ाई कर लगाए जाते थे। अंड मेधि छत्र अंतराल में से बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है कौन? अंतराल नहीं पाया जाता है। अंतराल आपको दिखाई पड़ेगा नागर शैली के मंदिरों में, ठीक है ना। अंड मेधि छत्र ये है, और वेदिका, तो ये का संबंध बौद्ध धर्म बौद्ध स्तूपों से है, अंतराल का नहीं है। कुषाण काल के बारे में सही कथन क्या है? कुषाण काल में गांधार कला अपने विकसित रूप में आ गई थी। इस काल में मथुरा कला का भी विकास हुआ, ठीक है। तो अब उसमें कई कथन गलत होंगे, तो उसमें एक ये गांधार कला का विकसित होना। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से क्या पता चलता है? पहली बात तो यह है कि वह खारवेल जो है कलिंग का शासक था, ये भी पता तो चलता है। वह मां मेघवाहन वंश से था और नंद राजा द्वारा एक नहर को अपने नगर तक लाया था, ये भी बात सही है। ये खारवेल के हाथी गुंफा में 13 उसके शासन वर्ष के दौरान उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। डेमेट्रियस का उल्लेख मिलता है जो मथुरा से भाग जाता है इसकी सेना को देख करके, ठीक है ना, बृहस्पति मित्र की पराजय। और भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। और ये भी कहा गया कि सातकर्णी की चिंता किए बगैर, ठीक है ना, उसने असिक नगर को आक्रांत किया था, ठीक है ना, मदुरै के पांड्यों को पराजित किया तो उससे मुक्ता मणियाँ प्राप्त किया था। तो ये खारवेल के हाथी गुंफा लेख से। पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी में वक्तव्य दिया गया है कि कोलची, कमर, पोदुक ये सभी दक्षिण भारतीय पत्तन थे। हादी दांत का उत्पादन दुसारने में किया जाता था। कोलंदिया नामक बड़े पोत गंगा और क्रैस की ओर रवाना होते थे। तो ये बातें आपको जाननी चाहिए। दंडी की सबसे बड़ी सही सुमेलन जो है, दंडी की रचना कौन थी बच्चों? 10 कुमार चरित्र। भास का क्या है? प्रतिमा नाटक। हेमाद्रि का क्या है? चतुर्वर्ग चिंता मणि। भवभूति का क्या है? उत्तर रामचरित। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। कथन ए, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। कारण क्या? उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो ए सही है किंतु आर क्या है? गलत है, ठीक है ना, क्योंकि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय को वहां पर शासन करते हुए नहीं पाया था, ठीक है ना। लेकिन उसने कुम्भहार को जरूर देखा था, जो एक खंडहर के रूप में वो राजप्रसाद बदल जाता है। तो ये सही है। खगोलविदों का सही कालानुक्रम क्या है? तो उनको क्रम से लगत, लगत कौन है आपके? वह उत्तर वैदिक कालीन है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बाद कौन आए? वराहमिहिर, वराहमिहिर के बाद कौन आते हैं? ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त आपकी 11वीं 12वीं सदी में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। सही सम्मिलित करिए। नरसिंह वर्मन प्रथम, देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इसने करों को खत्म कर दिया था, इसलिए उसका है सुंगमत विवर्त, ठीक है ना। नंदीवर्मन तृतीय के बारे में कहा जाता है कि इसने तेल्लारे रिंद की उपाधि धारण किया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय, परमेश्वर, ठीक है ना, पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां धारण की थी। तो अंजुवर्णम, मणिग्रामम, एन्नुरुवर और महाजन में से एक दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक सामुद्रिक संगठन नहीं था। कौन नहीं था? महाजन। अंडुवर्णम, मणिग्रामम, एन्नुरुवर ये जो हैं क्या है? दक्षिण भारत के समुद्रीय संगठन थे। महाजन क्या है? वो अलग है, वो श्रेणी संगठन से जुड़ा है। श्री विजय राज्य के बारे में सही कथन क्या है? कि पाल वंश के शासक देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिया था। ये बात तो सही है। चोल वंश के राजराज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, ये भी सही है। श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, परंतु बाद में शत्रुता हो गई, ये भी बात सही है, क्योंकि बाद में उसने श्री विजय की विजय हासिल की, कडारम की विजय हासिल की थी। मार विजयो तुंग वर्मन ने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था, ये भी बात सही है। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। सही सुमेलन, ताल उल महासीर किसकी रचना है? तो ये हसन निजामी की,
ताज उल माआसीर, तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है, मसालिक उल अबसार, तो ये है याह्या बिन अहमद सरहिंदी की रचना है, तारीख ए मुबारक शाही मसालिक उल अबसार। अगर कह दिया गया कि फी मुमालिक और उल अमसार अगर पूछ दिया, तब ये शिहाबुद्दीन अल उमरी की रचना है, और शुभ अल अशा ये अल कशकंदी की रचना मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जियाउद्दीन बरनी की रचना का क्या होगी। आप कमेंट बॉक्स में शायद लिख सकते हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो जो बच्चे एंसेंट हिस्ट्री की केवल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ तक काफ़ी है, लेकिन अभी मैं यूजी नेट के हिस्ट्री के आगे बढ़ रहा हूँ। तो आईएएस बीसीएस की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं, जो यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जो यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को आगे देखते रहें, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपनी लगभग 40 वर्ष की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों और निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदेशकों से कभी बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बरनी ने किसके बारे में कहा था? बलबन के विषय में, ठीक है। और बलबन किस लिए प्रसिद्ध था? इसलिए प्रसिद्ध था कि उसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था, ठीक है ना। इसके समय में भाई देखिए इल्तुतमिश के समय भी हुआ था, इसके समय में भी मंगोलों का आक्रमण हुआ था, ये आपको जानना चाहिए। और उसी मंगोल आक्रमण में उसका पुत्र भी मारा गया था, ठीक है। तो ये बलबन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि अपने लगभग 40 वर्ष के खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदेशकों से कभी बातचीत नहीं की। नौरोज प्रथा भी इसी द्वारा शुरू की गई थी, तो ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। खिजराबाद कौन सा शहर है? चित्तौड़ शहर। 14वीं सदी के संत कवयित्री लल्ला डेढ़ की रचनाओं को जानते हैं बाख के नाम से। लल्ला डेढ़ की रचनाओं को किस नाम से जानते हैं हम लोग? बाख के नाम से। जियाउद्दीन बरनी उल्लेख करता कि शराब पर प्रतिबंध होने के बावजूद नशेड़ी, व्यभिचारी और अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्ठियाँ बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। उपर्युक्त कथन में जियाउद्दीन बरनी ने जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी। किसके समय में पाबंदी लगी थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय। कश्मीर पर शासन करने वाले मीर वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है सबसे पहले हैदर शाह, उसके बाद हसन शाह, फिर मोहम्मद शाह और अंत में फतेह शाह। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है तो आपको कश्मीर के मीर वंश का एक बार क्रोनोलॉजी देख लेना चाहिए कि कौन कब राजा बना है। यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को वे पान की थाली दी जाती थी वह अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिवादन करता था, जिसको कॉर्निश कहते थे। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए उपरोक्त विवरण लिखा था। किसने? इब्न बतूता। इब्न बतूता की रचना क्या है बच्चों? रेहला, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन अब ये बनता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, उसका मूल देश का नाम बताइए, ठीक है। जबकि एक जगह पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को देश का निवासी है वो वास्तव में किस महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है ना, या किस क्षेत्र में पड़ता है, तो वो बताना था आपको, ठीक है ना, किस देश में पड़ता है। अपनी रचना मदनू सिफा ए सिकंदर शाही को समझाने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया मियाँ फुआह ने। क्या? कि पहली बात तो यह कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी। दूसरी बात यह कि उस प्रणाली में उल्लेखित औषधि पौधों की भारत में पहचान करना, उसे प्राप्त करना संभव नहीं था। तो इस बारे में कौन लिखा था? मियाँ फुआह ने, ठीक है ना।
जो उनकी रचना है मदनुसिफा ए सिकंदर शाही। काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रमाणित कृति हनफी फिक्ह से महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था, उस ग्रंथ का नाम क्या है? फतवाह अल आलमगीरी। ठीक है, तो हनफी फिक्ह, ठीक है ना, कि जो उद्धरण है उनको संकलित करने का काम औरंगजेब ने करवाया था, जिसका नाम क्या है? फतवा अल आलमगीरी। ठीक है ना, तो हनफी फिक की यह रचना है। ठीक है, अबुल फजल ने सादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया है, क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वो पूजा करता था, और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त कहा था। कौन है भाई? टोडरमल। टोडरमल को इनकी मनसबदारी प्रथा के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सादा लहू अबुल फजल इनके लिए प्रयुक्त करते थे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनता है कि बल्लाल सेन का रचना क्या है भाई? भोज प्रबंध। बल्लाल सेन कौन है? सेन वंश का संस्थापक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जगन्नाथ पंडित रस गंगाधर, बिहारी कृष्णदास पारसी प्रकाश, प्रज्ञा भट्ट राजवली पताका। ठीक है, जब्ती हुंडी, दर्शनी हुंडी, मियादी हुंडी और फसलाना हुंडी में से हुंडी का प्रकार रूप नहीं है। कौन? जब्ती हुंडी और फसलाना हुंडी। दर्शनी हुंडी, मियादी हुंडी, ये दो प्रकार हैं, पर जब्ती हुंडी फसलाना हुंडी प्रकार नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक भवनों को उनके निर्माण के अनुसार सही कालक्रम बनाइए। अटाला मस्जिद आपको पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बना था। शेरशाह का मकबरा सासाराम, तो अटाला मस्जिद है जौनपुर, शेरशाह का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली, राबिया दौरानी का मकबरा है औरंगाबाद। कई बार पूछ देता है राबिया दौरानी का मकबरा। ठीक है, मुगल शाही घराने महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी। किसने दिया था? हमीदा बानो बेगम। कौन है भाई? कहीं अकबर की माँ तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथन है, सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी को फौजदार कहा जाता था, और फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था। ठीक है ना, तो ये बातें आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है, औरंगजेब से अपनी बातचीत के दौरान मिर्ज़ा मुकर्रम सफवी ने उससे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। तो संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों के संदर्भ में क्या सही कथन है? औरंगजेब कहता है संगीत मुब्बाह है, मतलब न वो अच्छा है न बुरा। मैं बिना बांसुरी खासकर पखावज के संगीत नहीं सुन सकता। ठीक है ना, बिना बांसुरी और खासकर पखावज के। बांसुरी एक मत से प्रतिबंधित हराम है, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया। ठीक है, ये बात सत्य है। और इसके समय में बहुत सारे हिंदू सेनापति के रूप में भी कार्य करते थे, लेकिन ये भी बात सही है कि इसने सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़वाने का कार्य किया। अभी तो एक मूवी भी इसके ऊपर बन चुकी है, छावा। ठीक है, जिसमें वो किस प्रकार से मराठों के ऊपर संभाजी महाराज के साथ क्या करता है, और संभाजी किस प्रकार से उसके साथ युद्ध लड़ते हैं, उसके बारे में आपने देखा। शाहजहां द्वारा बनवाए गए भवनों के निर्माण का ऐतिहासिक क्रम है। आगरा के किले में दीवाने आम, ठीक है, सबसे पहले, फिर ताजमहल जो कि आगरा में है, आगरा किले मोती मस्जिद, जामा मस्जिद जो शाहजहानाबाद में है। तो ये क्रम है उसका। ठीक है, अब आते थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया में। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा भारत में अवैध गैर कानूनी घोषित किया गया। किसको? दासता प्रथा को। ठीक है ना, 1843 में किसे इंडिया एक्ट 5 के द्वारा गैर कानूनी घोषित किया? दासता प्रथा को। ध्यान रखिएगा इस बात को। 33 वाली बात आएगी ना विलियम बेंटिंक वाले समय का, तो वहाँ पर सती प्रथा को गैर कानूनी किया गया था। कथन ए, भारत के अभिजात वर्गीय राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चीफ्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। कारण मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। तो ए तो सही है, पर आर गलत है, क्योंकि मूल निवासी अपनी भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, न कि अंग्रेजी में, क्योंकि उनके लिए वो क्या है, बड़ा ही कठिन पड़ती थी। ठीक है,
अब चलते हैं आगे की बात करते हैं बच्चों। इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे। कौन? सर विलियम ली वार्नर ने। ठीक है। अकाल आयोगों का सही क्रम क्या है? देखिए, अकाल आयोग जान लीजिएगा, स्ट्रेची 1880 में। तो सबसे पहले स्ट्रेची से पहले कैंपेबल का है, सॉरी, कैंपेबल 1866, स्ट्रेची 1880, लायल का 1897, मैकडोनल्ड आयोग 19। ठीक है। तो ये मैकडोनल्ड का जो आयोग आया था, काल आयोग, वो किसके समय में आया था? लॉर्ड कर्जन के समय में। तो ये कैंपेबल, स्ट्रेची, लायल, मैकडोनल्ड, ठीक है ना, याद रहेगा। कैटेलामे, ठीक है, इसको याद करने का तरीका होता है कैटेलामे। कैसे? कैंपेबल, टे से ट्रेची, ला से लायल, मैक से मैकडोनल्ड। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? 1881 में। ध्यान रखिएगा, 1881 में दशकीय जनगणना की शुरुआत होती है। वैसे जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो दशकीय जो लगातार जब से चालू हुआ था वो 1881 से शुरू हुआ था, याद रखना चाहिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना घोषित उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करना, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना को प्रोत्साहित करना, अन्य समुदायों के प्रति भारतीय मुसलमानों में किसी भी प्रकार के विद्वेष की भावना को रोकना। ठीक है ना। ये मुस्लिम की तो कौन थे? सलीमुल्लाह खां। ठीक है। ये इन लोगों को बारे में आप जानते होंगे, आगा खां। तो ये 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। खिलाफत कमेटी के सदस्य कौन थे? खिलाफत कमेटी के सदस्य थे शौकत अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी। ठीक है ना। खिलाफत कमेटी के सदस्य कौन थे बच्चों? शौकत अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी। सही सुमेलित करिए। MC राजा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, MC राजा। जगजीवन राम, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग, वहाँ एसोसिएशन था, यहाँ क्या है? लीग है। ठीक है। BR अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस। महात्मा गांधी, ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस तीनों में दिख रहा है, MC राजा, जगजीवन में, भीमराव अम्बेडकर। अंतर क्या है? राजा में एसोसिएशन है, जगजीवन में लीग है। ठीक है। तो जगजीवन लीग, ग दोनों में आ रहा था, ऐसे समझ लेना भाई। अब BR अम्बेडकर में क्या है? कांग्रेस, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर किसे बताया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ठीक है। 1932 के ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर के निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। लिबरल पार्टी के सदस्य कौन थे? MS परांजपे। ठीक है ना। राष्ट्र राज्य होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? कि एक राष्ट्र अथवा करीबी संबंधित राष्ट्रों के लिए एक सरकार का राज्य के रूप में गठन हो, एक राज्य जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से निर्धारित होता हो, एक राज्य जिसका कानून राष्ट्रीय रीति रिवाज और आकांक्षाओं से निर्धारित होता हो। ठीक है ना। और उसका अपना क्या हो? संविधान हो। ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से पुरुष और स्त्रियों को पूर्ण समानता की गारंटी देते हैं कौन? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। ठीक है। तो 14 में ही तो समानता का अधिकार की बात की गई है। ठीक है। वह जो राजनीति में एक महान नवप्रवर्तक था पूरी तरीके से, ठीक है, और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था, जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। कौन? भगत सिंह। राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। कौन? शशि पाद बनर्जी। तो ये उतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी जान लीजिए। प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा और प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना किसने की थी? अगस्त कामते। हमेशा याद रखिए, प्रत्यक्षवाद किसका संबंध है? अगस्त कामते से। तो बच्चों, मैंने बात किया अभी तक आपको, तो अगले वीडियो की इंतजार करिए।